हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 4 फरवरी और हम 4 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। साथ ही जो यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है, यह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दी गई है, वहां से जाना है और टेलीग्राम चैनल से यह पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। साथ ही रोजाना 6 बजे आपको यह करंट अफेयर्स के प्रश्न मिल जाते हैं और 1 महीने के बाद आप देखेंगे करंट अफेयर्स का जो बर्डन रहता है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्लियर है, जहां भी करंट अफेयर्स के प्रश्न आते हैं। चलिए शुरू करें फिर हम 4 फरवरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और आपका पहला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहां बनाया गया है? तो आप लोग बताइए भाई, पहला मानव डीएनए बैंक कहां बनाया जा रहा है? तो आपके ऑप्शंस आपके देखिए, बीएचयू आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भाई सही आंसर है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। एक्सप्लेनेशन देखते हैं आप तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि मानव डीएनए बैंक है क्या आखिर। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा मानव डीएनए की स्थापना की जा रही है। यहां पर क्या होगा, 5,000 से ज्यादा अलग अलग जाति और जनजातियों के डीएनए को सुरक्षित रखा जाएगा। और इस डीएनए बैंक का उद्देश्य क्या है? आने वाली महामारी से सुरक्षा को लेकर के शोध करना। जैसे भविष्य में कोई महामारी आती है तो मानव के डीएनए यहां पर सुरक्षित रहेंगे और उनके माध्यम से यहां शोध कार्य हो सकेगा। साथ ही साथ भारत में प्रचलित जो एक जाति में विवाह प्रथा के कारण बीमारियों के जीन से आधारित अध्ययन भी किया जाएगा। और यह डीएनए बैंक भविष्य में पर्सनल मेडिसिन की दिशा में भी कारगर आधार बनेगा। स्वाभाविक सी बात है, जब मेडिसिन की दिशा में रिसर्च करनी होगी तो वहां पर यह मानव डीएनए बैंक बहुत अधिक कार्य करेगा, मदद करेगा। क्लियर है, आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2024 और 25 के अंतरिम बजट में भारतीय रेलवे को लेकर के क्या घोषणा की है? तो आपको बता दें कि निर्मला सीतारमन के द्वारा बोला गया है कि अब रेलवे में भीड़ भाड़ और रसद लागत को कम करने के लिए 3 आर्थिक रेलवे गलियारों की स्थापना की जाएगी, है ना। तो ऐसी योजना दी गई है इस अंतरिम बजट में हमारी माननीय मुख्यमंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। सही उत्तर आपको पता चल गया होगा और इससे आपका एक्सप्लेनेशन भी देखिए यही दिया हुआ है। इसके माध्यम से देश के आर्थिक विकास में बेहद महत्वपूर्ण यह मदद मिल सकती है और एक अच्छा कदम माना जाएगा सरकार का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो यात्री सुरक्षा और सुविधा के लिए जो आपकी वंदे भारत ट्रेन है, तो वंदे भारत ट्रेन में रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप कितने रेल डिब्बों को परिवर्तित किया जा रहा है? अब समझिए, जो हमारे अभी के समय रेलवे के डिब्बे हैं वह वंदे भारत की ट्रेन के जो डिब्बे हैं उनके मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो अभी सरकार ने घोषणा की है कि वह 40,000 रेलवे डिब्बों को वंदे भारत के मानकों पर रूपांतरित करेगी। यह घोषणा भी आपकी अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमन के द्वारा की गई। क्लियर है, तो यहां डेटा आपको याद रखना है, 40,000 रेल बोगियों को वंदे भारत के मानक पर परिवर्तित किया जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। आसानी से देखो, समझा करो, जो क्वेश्चन है उसको आसान भाषा में कोशिश करता हूं कि आपको यह समझ में आ जाए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सूरज कुंड शिल्प मेला, यह देखिए हर वर्ष यह मेला लगता है और शिल्प मेला है, तो शिल्प मेला से समझ में आ गया कि कारीगर यहां पर विक्रेता के रूप में रहते हैं। जो भी मानकर चलिए, जैसे यह सूरज कुंड कहां पर लगता है, तो यह हरियाणा का प्रमुख शिल्प मेला है। साथ ही हरियाणा में फरीदाबाद के भीतर कहां पर लगता है आपका? फरीदाबाद के भीतर लगता है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, कहां आयोजित किया जा रहा है? तो सूरज कुंड फरीदाबाद में यह आयोजित किया जा रहा है। यह आपका 37वां सूरज कुंड शिल्प मेला रहने वाला है और कला संस्कृति और विरासत का एक जीवंत उत्सव रहता है। साथ ही साथ इसका उद्घाटन आपके भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। और यह मनमोहक मेला कहां पर लगता है, यह तो बता ही दिया गया आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? अब अजंता देखते ही आपके दिमाग में आएगा कि यह महाराष्ट्र की बात हो रही होगी। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, जो यह महोत्सव है आपका वेरुल अजंता महोत्सव, यह महाराष्ट्र में शुरू किया जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखने से हमें इसके बारे में थोड़ी समझ हो जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र की जो रोजगार गारंटी योजना बागवानी मंत्री और जिला संरक्षक मंत्री संदीपन
भुनरे ने हाल ही में कहा कि इस महोत्सव से बेसिकली जो महाराष्ट्र के पर्यटन उद्योग के विकास के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, और जब पर्यटन उद्योग का विकास होगा तो इससे ही जुड़ा है आपका रोजगार, है ना। तो रोजगार बढ़ेंगे, जब पर्यटन उद्योग का विकास होगा तो रोजगार बढ़ेंगे, और रोजगार बढ़ेंगे तो आर्थिक समृद्धि आएगी। क्लियर है। तो देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, और इसके लिए धन की उन्होंने बोला कि हम कमी नहीं होने देंगे, अर्थात निवेश के स्तर पर कोई कमी नहीं होने देंगे। इस तरीके का महोत्सव का आयोजन होना चाहिए, और कहां हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। अगले प्रश्न पर बढ़ें। हाल ही में किसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में रितु बाहरी की उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्ति हुई है। क्लियर है। साथ ही बता दें अगर आपको, तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की वरिष्ठ न्यायाधीश, पूछा जाए कि रितु बहारी अभी तक किस न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थी, तो आपको बताना है पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है। अभी तक इन्होंने सेवा कहां पर दी है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, और अभी इनको उत्तराखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। तो रितु बहारी, आपको नाम यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया है? बताइए आप, चिल्का झील कहां पर है? बोले चिल्का झील तो उड़ीसा में है, तो यह महोत्सव भी कहां पर होगा? तो यह भी आपका उड़ीसा में ही होना चाहिए। गेस करना भी थोड़ा आसान होता है जब आपको थोड़े से फैक्ट उससे रिलेटेड पता होते हैं। जैसे उड़ीसा में चौथा आपका राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक। साथ ही जो चिल्का झील है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि एशिया की यह सबसे खारे पानी की झील है। क्लियर है। यहां पर हर वर्ष 10 लाख पक्षी आते हैं और विहार करते हैं। साथ ही उड़ीसा सरकार का एक अलग लक्ष्य है, उड़ीसा को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाले पक्षी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस संदर्भ में भी आप इस चिल्का पक्षी महोत्सव के महत्व को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। मुख्य आर्थिक सलाहकार आपके कौन है? नागेश्वरम। तो पूछ रहा है कि नागेश्वरम के अनुसार फिजिकल ईयर जो आपका, या फाइनेंशियल ईयर जिसे बोलते हैं, वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस विकास दर का अनुमान लगाया गया है? तो समझिए यहां पर वर्ष 2025 के लिए हमारे जो सीईए हैं आपके नागेश्वरम, मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जिन्हें बोलते हैं, तो इन्होंने जो अनुमान लगाया है 2025 के लिए, लगभग 7% विकास दर का अनुमान लगाया गया है। इन्होंने 2025 के लिए 7% विकास दर की भविष्यवाणी की है, जो कोविड-19 महामारी के बाद 7% या उससे अधिक की वृद्धि को लगातार समझिए चौथा वर्ष है। यानी कि कोविड के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था अपने घाटे के दौर से बाहर आ चुकी है, और हम तेजी से आर्थिक प्रगति की पटरी पर दौड़ रहे हैं। क्लियर है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका, बजट 2024 में निजी क्षेत्र के, याद रखना यहां पर निजी क्षेत्र की बात की जा रही है, वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट अर्थात अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए आवंटित राशि क्या है, कितना पैसा आवंटित किया गया है? तो ध्यान से सुनिए, यहां पर सरकार के द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए, और 1 ट्रिलियन को ही क्या बोलते हैं, 1 लाख करोड़, समझे। यहां पर 1 लाख करोड़ रुपए अंतरिम बजट में सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है। यह आपसे देखो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, या तो आपको 1 ट्रिलियन रुपए याद रखना है, या आपको याद रखना है 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, एक ही बात होती है, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। आज के आखिरी प्रश्न को देखते हैं, और यह 4 फरवरी का अंतिम प्रश्न होगा। साथ ही वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट किया करो, और अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि उन्हें भी रोजाना बढ़िया प्रश्न मिल सके करंट अफेयर्स के। हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना हुआ है? समझते हैं यहां पर हम थोड़ा सा। यूपीआई आप जानते हैं भारत का ट्रांजैक्शन आईडी है, या ठीक है, इसके माध्यम से ही आप भारत में जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो यूपीआई माध्यम से करते हो। तो भारत में एनपीसीएल आप जानते हैं, इसके द्वारा जो स्वीकृत इकाई है वह यूपीआई है। अब इसको स्वीकार करने वाला कोई पहला यूरोपीय देश भी बन गया है, अर्थात वह भी जो ट्रांजैक्शन करेगा उसमें यूपीआई का प्रयोग करेगा। तो वह देश है आपका फ्रांस। अभी न्यूज में आया था, जो आपका समझिए एनपीसीआई है, ये एनपीसीआई बताया ना मैंने पीछे, जो एनपीसीआई है इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इसने ई कॉमर्स और भुगतान स्वीकार करने वाली फ्रांस की कंपनी है लायरा,
ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर एनपीसीआई है, उसी तरीके से फ्रांस में है लायरा। इसने मिलकर फ्रांस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे आप यूपीआई के रूप में जानते हो, इसको स्वीकार करने की घोषणा की है। तो फ्रांस की जो लायरा है, इसने स्वीकार किया है यूपीआई ट्रांजैक्शन को, अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का प्रयोग करते हुए वह भारत सरकार के साथ आयात निर्यात या व्यापार कर सकती है। क्लियर है? तो अब देखो, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाया इस प्रश्न को, ताकि जो करंट का क्वेश्चन है वह आपके दिमाग में सेट हो सके। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और आज के करंट अफेयर्स के बारे में बताना आप कि आपको मजा आया कि नहीं आया, है ना। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ में आपको अपनी तैयारी करते रहना है, और करंट अफेयर्स को आपको हमारे ऊपर छोड़ देना है, हम अच्छे से आपको तैयार कर देंगे। चलिए, धन्यवाद आज के लिए।